अगर मान लो हम लोग एल्किन के बारे में बात करें, हमारे पास ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है, और HCl है। अब आपको ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। बताओ, कौन बच्चा बताएगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ जी, इसका प्रोडक्ट बताइए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पेन कॉपी लेनी है सारे बच्चों को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए बताइए, देखते हैं। तो अब देखो हो क्या रहा है कि ये जो कार्बन है इसको 1 डिग्री बोलेंगे और ये वाला जो है वो 2 डिग्री है। अब ये कौन से वाले के हिसाब से जुड़ता है? एक बेसिक रूल कहता है कि मान लीजिए नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ले लो, या फिर अगर हम कार्बोकैटाइन देखें तो देखो इस तरीके से मान लो ये ऐसे होता है, तो इसके लिए हमारे पास जाता है CH3 CH2 CH2 और ये इस तरीके से है ना, ये कैटाइन ये एनाइन। तो आप लोग देख रहे हो ये जो कैटाइन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है? 2 डिग्री। और अगर हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी क्या है इस मॉलिक्यूल्स की, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मान लो ये इस तरीके का कार्बोकैटाइन बन रहा है। तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो विच वन इज द मोर स्टेबल? तो कार्बोकैटाइन 2 डिग्री ज्यादा होना चाहिए स्टेबल और कार्बोनाइन 1 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इन दोनों इंटरमीडिएट की हम बात करें तो ये वाला मतलब स्टेबल ज्यादा हो रहा है। स्टेबल जो ज्यादा होगा, जब भी कभी रिएक्शन की बात की जाती है तो वहां पर जो इंटरमीडिएट देखते हैं, ध्यान रखना स्टेबल देखते हैं, यानी कि यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा अब इसके हिसाब से नहीं बनेगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा, यानी कि बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, Cl। और यहां क्या लग जाएगा? H। ये इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, नोट करिएगा। तो यानी कि सारे बच्चे क्या जानते हैं? सारे बच्चे जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। मान लो अगर हम लोग 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू, ठीक है ना, 2 डिग्री के। और ये जो है 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, कहने का मतलब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। आप लोग देख रहे हो ये जो कार्बन है ये कितने से सराउंडेड है? 2 से, 1 एंड 2। और ये वाला जो कार्बोकैटाइन है वो है हमारे पास 1 डिग्री। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जब भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से जाएगा? उसके इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया इस तरीके से, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, इसी को ले लेते हैं पहले, है ना। एक और चीज देख लेते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो एक क्वेश्चन और है, मान लो मैं इसी में थोड़ा सा HCl तो मैंने किया ही है, HCl में भी कर सकते थे, लेकिन एक थोड़ा सा आपको HBr में भी सिखाता हूं। अब कौन बच्चा बताएगा अगर इसमें आपसे बोल दे कि कितने, कौन सी वाली रिएक्शन है ये, रीजियो सेलेक्टिव है ये प्रोडक्ट देने के बाद? क्वेश्चन सुनिएगा जरा ध्यान से, हम लोग आज सारी बातें करने वाले हैं एल्किन के बारे में। हाँ, क्यों, कैसे पता लगा? अब ये प्रोडक्ट आपको बताना है कि क्या बनेगा और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और रीजियो सेलेक्टिव होगा स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। तो हाँ, तो देखो अगर हम एल्किन की बात करें तो ये एल्किन कौन सा है हमारे पास? 1 डिग्री, और ये कितना है हमारे पास? 2 डिग्री। अब हो क्या रहा है कि अगर हम लोग बात करें इधर की तरफ तो इधर देखो 1 डिग्री में, क्योंकि कार्बोकैटाइन तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होने वाला है तो 2 डिग्री हो गया। अब 2 डिग्री में तो ये आ गया। अब हमारे पास जो H था वो तो हमने H इधर लगा दिया। अब ब्रोमीन देखो क्या है, ब्रोमीन के साथ 2 चांसेस हैं,
कि या तो ये इधर से अटैक कर ले, या तो नीचे से करे, या फिर ऊपर से करे। तो इसके दो चांस हो जाएंगे, या तो फ्रंट हो जाएगा या बैक हो जाएगा। तो फ्रंट या बैक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है ना, और ये ब्रोमीन था। अब मान लीजिए आपकी तरफ आता हुआ ये जो सॉलिड लाइन है वो क्या है, आपकी तरफ आता हुआ। और एक चांस इसमें क्या हो सकते हैं, इसी ब्रोमीन में एक हमारे पास ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कोई सा भी मेजर माइनर नहीं होता है, इन दोनों में चांस वाई फैक्टर होता है कि ये भी बनता है और ये भी बनता है। इसको बोलते हैं मिक्सचर। जब किसी एल्कीन में मान लीजिए मिक्सचर बनता है तो उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव मीन्स एक ही किसी के दो प्रोडक्ट बन जाना, इस किसी के भी दो प्रोडक्ट बन जाना, उसको बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिव। दिस इज नोन एज दी रीजियो सेलेक्टिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रीजियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव। दोबारा से सुनिएगा, स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव किसको बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही मेजर प्रोडक्ट बने, दैट इज कॉल्ड द स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सेलेक्टिव। जिसमें दो प्रोडक्ट बने उसको बोलते हैं हम लोग रीजियो सेलेक्टिव। दिस इज नोन एज दी रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। एक चीज और, जब भी हम कभी रीजियो सेलेक्टिव बोलेंगे या स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उसमें कायरल सेंटर का होना बहुत जरूरी है। अगर कायरल सेंटर नहीं है तो ना तो हम इन वर्डों को यूज नहीं करेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक, रीजियो सेलेक्टिव, इनको वर्डों को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। यानी कि आप देख रहे हो इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। कैसे डिफरेंट ग्रुप हैं, देखो ये तो CH3 हो गया ना, ये पूरा CH2H लगा रखा है मैंने, ये पूरा जो है वो CH3 है। एक ग्रुप तो ये मिल गया, एक ग्रुप हमें ये मिल रहा है 2, एक ग्रुप हमें ये मिल रहा है 3, और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। तो यानी कि जब भी हम कभी रिएक्शन की बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक या फिर रीजियो सेलेक्टिव, तो ध्यान रखना उसके लिए कायरल सेंटर का होना बहुत ही जरूरी है, नोट करिएगा। नहीं, प्रोडक्ट की बात चल रही है, प्रोडक्ट में ही रीजियो सेलेक्टिव आएगा, रीजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट में ही आएगा। अब प्रोडक्ट में आ रहा है, इसका मतलब कायरल सेंटर डेवलप हो चुका है, ठीक है, नोट करो एक बार। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर बताना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये HBr कर दो इसमें। अब देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल आंसर सही बता रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर बताना है आपको। एल्कीन की रिएक्शन करवा रहे हैं पहले, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा GOC पढ़ाऊंगा। बताओ, मान लो ये कोई एल्कीन थी हमारे पास, अगर आपसे पूछता है इसमें कितने प्रोडक्ट बनते तो आप क्या लगा के आते, 2। 2 आंसर लगा दिया आपने क्योंकि 2 ही बन रहे हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछता कि इसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें कितने प्रोडक्ट होंगे, बताओ। अगर मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आंसर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। तो इसका देखते हैं, देखो ये जो है ना, ये 1 डिग्री है और ये कितना है, 3 डिग्री है। आपको कैसे पता लगा, ये कार्बन जो है वो 3 से गिरा हुआ है, ये कार्बन 3 से गिरा हुआ है, 1, 2 एंड 3, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। और सारे बच्चे जानते हैं कि 3 डिग्री पे कार्बोकैटाइन जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा। तो ब्रोमीन हमारे पास कहां जुड़ा, 3 डिग्री वाले पे जुड़ा, यानी कि यहां जुड़ा, जुड़ा नहीं जुड़ा। अब बताओ इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक यानी रीजियो सेलेक्टिव या स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखो यहां पे आइडेंटिकल प्लेन आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये यहां पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसकी वजह से ना तो इसको रीजियो सेलेक्टिव बोलेंगे और ना ही इसमें 2 तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे जो कि ऊपर बन रहे हैं, ओनली सिंगल बनेगा। ये जो आप देख पा रहे हो ये CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 लिखा हुआ है, क्योंकि जितना ये पार्ट नीचे की तरफ है उतना ही वो पार्ट ऊपर की तरफ है ना, तो आइडेंटिकल बन रहा है बेसिकली।
अब एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, एक क्वेश्चन ये बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। कोई एल्कीन दे रखी है हमारे पास HCl के साथ, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ इसका नया क्या है प्रोडक्ट। Cl लग गया और स्टीरियो केमिस्ट्री मेंटेन रहेगी, क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री लगाओगे आप लोग, कायरल सेंटर ही नहीं है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री कहां पे लगेगी कहां पे नहीं लगेगी। अब कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया, तो देखो पता है क्या हो रहा है, यहां पे आइडेंटिकल हो रहे हैं सारे, ये सारे CH3 आइडेंटिकल हैं, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये डैश 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 मतलब बैच डैश नहीं लगा सकते, रीजियो सेलेक्टिव या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर कायरल सेंटर नहीं है, मतलब कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल आंसर सही दे रहा है। चलिए बनाइए, इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं और इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा वगैरह वगैरह, इसके बारे में सारी बताइए बातें, बोलो। अच्छा, एक 1 डिग्री है, ये कितना, ये तो 2 डिग्री है, सॉरी 2 डिग्री है ना, क्योंकि ये 2 कार्बन से सराउंडेड है। और ये कितना डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब कहाँ जाने वाला है ब्रोमीन, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, कैसे पता लगा आपको, वेरी गुड, क्योंकि दोनों रिंग अलग अलग हैं। अब दोनों रिंग अलग अलग होने की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी नहीं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो आपको पता ही है क्या होगी उसकी, रीजियो सेलेक्टिविटी मेंटेन करेगा, यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री को लगना है, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री लग जाएगी तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, रीजियो सेलेक्टिव। बात समझ में ही नहीं आई, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ब्रोमीन आगे की तरफ, इसको लो लाइंग भी बोलते हैं कई बार ब्रोमीन को ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट बताइए, एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, HBr। अच्छा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या बनेगा बताओ, ब्रोमीन कहाँ जाने वाला है, जहाँ पे, और डिग्री बता दो, डिग्री कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री तो आप जानते ही हो, ये कितना डिग्री है, ये अच्छा ये पता है आप लोगों को ये कितना डिग्री है, और ये कितना डिग्री है। अब कहाँ पे जाने वाला है, गलत जवाब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि 3 डिग्री पे नहीं जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास ये आ जाए, तो यहां बना ब्रोमीन, ठीक है, अब ब्रोमीन बना, ये हाइड्रोजन यहां लग गया, हो गया नहीं हो गया, क्योंकि यहां पे लग गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक चीज और, मान लो इसी में होता HI और यहां होता है H2O2, नहीं लगता, फिर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही जाते, ठीक है। तो ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ केवल HBr पर ही कंपटीशन करते हैं। अगर HBr नहीं है, HCl है या HI है, तो कौन सी वाली जाएगी, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से प्रोडक्ट होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो ये होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो H2O2 है यानी जो परऑक्साइड है, वो HBr के साथ ध्यान रखना एंटी करता है, एंटी मीन्स खरास इफेक्ट बोलते हैं उसको, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, आप लोग जानते ही हो।
तो इस तरीके से अगर हमारे पास एच आई है और पेरोक्साइड डाल रखा है तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं पहले। क्या आप सारे क्वेश्चनों को सही कर पा रहे हो? जितना हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से कोरिलेट करते हैं 3 क्वेश्चंस। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी प्रोडक्ट फॉर्म्ड when 2 pentene react with हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है आंसर इसका। एक बार करके दिखाओ, आप लोग करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। उसी को बना लेगा डिजाइन में, मैं आके देखूंगा। हाँ जी बताइए। कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? 2 प्रोडक्ट। बताओ अगर ये क्वेश्चन सीधा ही सीधा आ गया तो क्या आंसर लगा के आने वाले हो? तो देखो हमारे पास क्या है, पेंटीन कुछ इस तरीके से है, 2 पेंटीन, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें किसकी रिएक्शन करानी है? इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि पॉसिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है इंटरमीडिएट बनने की, CH3 CH कैटाइन CH एनाइन CH2 CH3। एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, यहां पर जो कार्बोकैटाइन है वो 2 डिग्री है। और ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास? और पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH नेगेटिव और यहां पर CH पॉजिटिव, यहां पर CH2 और CH3। अब ये हमारे पास कितना है? 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, यानी इस मॉलिक्यूल्स में 2 जो हैं 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अगर मान लो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो हाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है ना, ये चीज है। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहां पे मान लो आप ब्रोमीन लगा दो, इधर की तरफ ब्रोमीन लगा दो, आप इधर की तरफ हमने ब्रोमीन लगाया, ये ब्रोमीन लगाया और एक यहां हाइड्रोजन लगाया, और यहां पे भी ब्रोमीन लगाया और यहां पर भी हाइड्रोजन लगाया। अगर मैं आपसे कह दूं, पूछूं, क्वेश्चन था कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अब ये तो बन गया, ये तो 2 बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री किसके साथ चलेगी? इन दोनों में से किसके साथ इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होने वाली है? ऊपर वाले में से। रीजन क्यों? क्योंकि ये जो ब्रोमीन है ये कायरल सेंटर नहीं है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो नीचे वाला जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है आइडेंटिकल हाफ हो रहा है, ये ब्रोमीन ऐसे लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है ये दोनों आइडेंटिकल हाफ हैं, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हाफ हैं तो ध्यान रखना ये कायरल सेंटर नहीं है, और कायरल सेंटर नहीं है जिसकी वजह से इसका केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और आपको पता है इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 3 हो गए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो कुछ इस तरीके से डेवलप करने पड़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि आप वहां पर बहुत अच्छा कर पाओ। अगर मान लो नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन आपके नहीं होंगे ऑर्गेनिक के, क्योंकि वो क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से ही होते हैं। तो आपने एक नई चीज सीखी एल्किन के अंदर कि मान लो कहीं पर कायरल सेंटर नहीं है, तो वहां पर आप इसको
मतलब उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पे अप्लाई करोगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको वहां अप्लाई करनी है। अब आप देखो, ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है, इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2। आपको कैसे पता लगा? ये इसके ऐसे बनेंगे, CH3 CH ब्रोमीन, और ये CH2, ये CH2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो एक तो हमारे पास ये बना, और एक और क्या बनेगा? CH3 CH, और ये ब्रोमीन CH2 CH2 CH3। तो पता लगा आपको कि ये 2 इसके बन रहे हैं, एक इसका बन रहा है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 3 प्रोडक्ट होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? क्या कह रहे हो? रोशनी निकल आई हो क्या? अच्छा, नहीं, रोशनी सही है, वो अपने हिसाब से काम करती रहती है। देखो, अब इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेजर प्रोडक्ट, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, what will be the major product from the reaction what will be the major product from the reaction 3-methyl 1-pentene and hydrobromic acid। अब देखो इसमें होने वाला क्या है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक जैसे मैंने कल से फर्स्ट से कर रखी है शुरू। अब मैं कुछ दिनों बाद, यानी कि जैसे कुछ दिनों बाद केवल क्वेश्चन कराऊंगा। तो किन बच्चों के क्वेश्चंस हुआ करेंगे जो फर्स्ट डे से अटेम्प्ट कर रहे हैं इन चीजों को, या थोड़े बहुत सीख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, काफी बच्चों की आपकी सही है इन चीजें, लेकिन क्वेश्चन आप जब हम लोग किया करेंगे, ठीक है ना, मैं बोर्ड पे लाया करूंगा पीपीटी पहले से ही बना करके। तो मैं इसलिए थोड़ा सा सिखा रहा हूं आप लोगों को कि जो बेसिक चीजें उनको सीख लो आप लोग। हर चैप्टर में से उठा उठा करके सिखा रहा हूं इसीलिए कि आपको याद ना करना पड़े और चीजों को समझ लो। अगर ये चीज आपने नहीं सीखी तो आपको फिर वहां पे दिक्कत आया करेंगे और आप फिर सोचा करोगे कि मैं क्या बना रहा हूं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हर चैप्टर में से कहीं ना कहीं से उठा उठा करके आपको मेन कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं ताकि आप चीजों को समझो। अब क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन 3-methyl 1-pentene हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हाँ, ये तो देखना पड़ेगा आपको। देखो एक बार, देखो देखो, अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, 3-methyl 1-pentene, 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल लगा दिया मैंने, और ये 1-pentene है। 1 2 3 4 5, ये चीज है। अब अगर मान लो हम लोग यहाँ पे HBr की रिएक्शन करें तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई इस पूरी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटाइन तो नहीं बन रहा है। हाँ, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाएगा। दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज द 2 डिग्री एंड दिस इज द 3 डिग्री। तो यहां पे क्या होने वाला है बेसिकली, पहले मैं एक बार इंटरमीडिएट बना देता हूं, CH3 CH2 CH CH3, और ये है CH, और ये हमारे पास मान लो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो ये है एक इंटरमीडिएट ये बना, और एक इंटरमीडिएट हमारे पास ये बन रहा है, एक इंटरमीडिएट ये बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों से भी ज्यादा एक बगल वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो उसके केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्राइड के फॉर्म में इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हाइड्राइड की फॉर्म में इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसने और अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली, और ये हमारे पास बना कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से बना। तो यानी कि ना ये स्टेबल है, और आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पे अगर बात करें तो अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो ब्रोमीन है वो यहां इसके हिसाब से जाएगा। तो अब ये आ गया हमारे पास ब्रोमीन, और ये बन गया इसका प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट। लेकिन इसमें कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, तो कायरल सेंटर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल एक ही प्रोडक्ट देगा, ये दो प्रोडक्ट नहीं देगा, यानी कि ये रीजियो सेलेक्टिव नहीं होगा। बस प्रोडक्ट तो बनेगा, प्रोडक्ट क्यों रुक जाएगा, प्रोडक्ट नहीं रुकेगा, प्रोडक्ट तो बनना ही है, लेकिन आप कहो इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, मैं समझता हूं शायद ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास, ये हो गया ना, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब मान लो इसमें HBr दे रखा है आपको, वन इक्विवेलेंट HBr, और वन इक्विवेलेंट दे रखा है हमारे पास सोडियम आयोडाइड। अब बताओ इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं। बताओ इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बोलो। तो देखो अगर हम लोग, अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखो ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, और देखो ये 3 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर रीअरेंजमेंट होने के थ्रू 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं बात करूं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन भी यहां लगेगा, और अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन भी यहीं लगेगा, यानी कि 3 डिग्री में ही ये दोनों लगेंगे। अब क्वेश्चन ये है आपके एग्जाम के लिए कि इन दोनों में मेजर क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो आपको देखना यह है कि कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। अब मान लीजिए कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी, ये 2 इक्विवेलेंट था, बेसिकली 1 नहीं था, ये 2 इक्विवेलेंट था, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये 1 इक्विवेलेंट है और ये 2 इक्विवेलेंट है। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा दे रखी है वो इस पे ज्यादा होगा, और ये बनेगा हमारे पास मेजर, और ये बनेगा हमारे पास माइनर। मतलब प्रोडक्ट तो एक जैसे ही होंगे, 3 डिग्री पे ही जाएंगे, लेकिन आपको कई बार कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन होंगी। तो जब कंसंट्रेशन की वैल्यू गिवन होती है तो ध्यान रखना जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो मेजर होगा, और जिसकी कम होगी वो माइनर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। अब आपको इसके प्रोडक्ट बताने हैं कि हाइड्रोनियम आयन है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेकंड वाला। थर्ड वाला। मरकरी एसीटेट H2O, दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्रेट। चलो अब इनके सब के प्रोडक्ट बनाइए, क्या होंगे, इनके सब के प्रोडक्ट क्या होंगे।
बोलो। पहली वाली बताओ, पहले वाले पे कहाँ पे लगने वाला है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप लोग H2O जोड़ते हो तो H2O में मार्कोनिकॉफ होता है प्लस रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो यानी कि H2O जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, सिंपल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, तो ध्यान रखना मार्कोनिकॉफ रूल लगता है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। आपको पता है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री है। तो यानी कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाता है और हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट आंसर ये हो गया। सेकंड आंसर क्या होगा कि इसके हिसाब से बात करें तो ये ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम बनाएं तो ये प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास OH, 1 डिग्री पर OH जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसमें भी रीअरेंजमेंट होता है नहीं होता है? तो इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ये 1 डिग्री को फॉलो ना करके ये जाएगा 2 डिग्री पर। अब आपको इसके वो इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां पे कभी भी परऑक्साइड नहीं डली हुई है। तो परऑक्साइड नहीं डली हुई है तो ये 2 डिग्री पे जाएगा। नेगेटिव पार्ट कहां पे जाएगा? ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बन रहा है, मार्कोनिकॉफ है ना। और ऊपर वाला किसके हिसाब से बन रहा है बताओ? आप समझ गए आप लोग। रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा लेकिन किसके हिसाब से जा रहा है यहाँ पे? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये चीज है। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा थोड़ा बहुत एल्किन का। अब करते हैं GOC स्टार्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब अगर हम लोग GOC की बात करें, ये थे हमारे पास क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, और वो भी एल्कीन से। तो बीच बीच में एल्कीन वगैरह के बताते रहेंगे। अब GOC की अगर हम लोग बात करें तो देखो GOC होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो GOC बनी हुई है मेनली ये 5 टाइप से मिलकर के बनी हुई है। 5 टाइप मींस, अब GOC में हमें ऐसा क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बनते रहें। इसमें सबसे पहला होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास वो होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरा वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। तीसरा वाला होता है इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फोर्थ वाला पार्ट क्या होता है? IUPAC। और फिफ्थ वाला होता है रिएजेंट। तो ये GOC की अगर हम लोग बात करें तो GOC इतने टाइप से मिलकर के बनी हुई है। और रिएजेंट में आपको सीखने पड़ते हैं चैप्टरों में, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग कौन सा है, तो वो सारी चीजें होंगी। तो फर्स्ट वाला डाल लीजिए, 1 बाय 1 करके एक बार करते हैं। तो हाफ एन आवर थोड़े क्वेश्चन किया करेंगे और हाफ एन आवर इसकी GOC कर लिया करेंगे। फर्स्ट वाला डालो, रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा एल्किन की कराई थी आज तो। रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है? जैसे मान लो कोई हमारे पास A B है और ये Z है। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। दिस इज नोन एज दी सबस्ट्रेट। और ये चीज क्या बोली जाती है? रिएजेंट। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और जिस समय ब्रेक हो रहा होता है उस समय फॉर्मेशन भी चलता रहता है। तो यहां आ जाता है AZ और यहां चला जाता है B निकल के। यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली चलता रहता है।
तो जितना साइमल्टेनियसली चलता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू, उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले एक एक करके चीज़ों को समझेंगे कि ये सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट जो है वो एक स्पीसीज है, ऑर्गेनिक स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट कैन अटैक। जिस पर रिएजेंट अटैक करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट अटैक। ठीक है, अब जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या चीज है? बेसिकली अटैकिंग स्पीसीज, दिस इज नोन एज दी अटैकिंग स्पीसीज। तो आप ध्यान दो कि भाई अगर हम लोग देखें इसमें, सबस्ट्रेट मींस ऐसी कोई स्पीसीज जिस पर रिएजेंट अटैक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। और रिएजेंट क्या है? अटैकिंग स्पीसीज। सेकंड थिंग, अगर हम लोग बात करें इसको तो हम जल्दी में क्या बोल देते हैं, कई बार इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट। लेकिन आप देखिए कि जो रिएक्टेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हमारे पास सबस्ट्रेट और दूसरा वाला है हमारे पास रिएजेंट। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ए डिटेल्ड एंड, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ए डिटेल्ड एंड स्टेप वाइज स्टडी अबाउट conversion of reactant into product by involving different electronically and energetically steps। अब इसको हम लोग पूरी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो गया हमारे पास? रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जितनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये फर्दर 4 टाइप्स की होती है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म फर्दर 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 होता है इसमें फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और जो हमारे पास तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है बोलो? इंटरमीडिएट। तीसरा होता है हमारे पास इंटरमीडिएट्स, और फोर्थ वाला होता है हमारे पास, वेरी गुड, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो यानी कि जो हमारे पास जीओसी है वो फर्दर 5 टाइप्स की है, और इस 5 टाइप्स में से जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो 4 टाइप्स की है। तो उस पे जाने से पहले हम पहले इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं है क्या। तो देखो जो रिएजेंट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, रिएजेंट 2 टाइप्स के होते हैं। जो रिएजेंट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल। मतलब एक है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल। तो दैट इज द रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफाइल है और एक हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मीन्स क्या है? लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल।
और न्यूक्लियो का मतलब क्या बताओ? न्यूक्लियो का मतलब, वेरी गुड, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और फाइल का मीन्स क्या होता है? लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब बोलो जो फोर्ड वाला पॉइंट बोल रहे थे आप लोग। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो होता है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और ये कैसा होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज है हमारे पास, और इसके बारे में क्या बोलेंगे? लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो इट कैन एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट कैन डोनेट, इट कैन डोनेट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक एक्सेप्ट करता है, एक डोनेट करता है। अब तीसरी चीज क्या है बताओ? अच्छा ये बताओ कि ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज, तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। और जबकि ये कैसा होता है? इट इज न्यूट्रल और नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। तो ये जो हमारे पास है, इट इज अ लुईस एसिड, इट इज अ लुईस एसिड। और इसको क्या बोलने वाले हैं? इट इज अ लुईस बेस। ठीक है, तो एक हमारे पास है लुईस एसिड और एक है हमारे पास लुईस बेस। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज कॉल्ड द लुईस एसिड, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज कॉल्ड द लुईस बेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनको हम लोग वन बाई वन करके करते हैं, तो आप डालिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसको भी हम दोबारा से करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, ये होगा। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में, कर रहे थे हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के ऐसे कौन कौन से टाइप हैं जो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बोले जाएंगे? तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं? सारे या कुछ छोड़ करके? वेरी गुड। ऐसा क्यों? ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो हैं लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बताओ क्यों? देखो, तो यानी कि हमारे पास ये जो हैं ये पॉजिटिव चार्ज तो हैं बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, डेफिशिएंसी नहीं है बेसिकली। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर हैं, समझ रहे हो ना, एक लॉन पेयर है। आप सोचेंगे कैसे पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन इस पे लॉन पेयर होने की वजह से ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, यानी कि थोड़ा गरीब नहीं है, ध्यान रखना। और कोई बच्चा कहे सर क्लियर समझ में नहीं आया, तो देखो क्लियर के लिए ऐसे समझो आप लोग कि ऑक्सीजन की ना ग्रेट एक्सटेंट पे 2 वैलेंसी होती है, लेकिन यहां पे हमने जबरदस्ती 3 लगा रखे हैं। तो जब 3 लगा देते हैं तो लुईस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव चार्ज लगाया है। वैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखना। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है?
ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि लोन पेयर होंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो है, बट सारे पॉजिटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफाइल हों वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्लोरीन ब्रोमीन ये सही कह रहे हो आप, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सही कह रहे हो, एसाइलियम आइन, है ना, ये बिल्कुल सही है। और बताओ, हाँ ये इस तरीके से होंगे पॉजिटिव चार्ज वाले, ठीक है। तो जितने पर भी पॉजिटिव चार्ज हैं कुछ को छोड़ करके, जैसे मान लो आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं पॉजिटिव चार्ज आने के बाद लोन पेयर बच रहे हैं, अगर लोन पेयर बच रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज के अलावा न्यूट्रल चार्ज वाले कौन से होंगे, न्यूट्रल कौन से होंगे, न्यूट्रल मींस जिसमें बेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान रखना, जिसमें बेकेंट पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम एज ए इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल BF3, अब बताओ कौन बच्चा बताएगा इसमें लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रोफाइल सबसे ज्यादा कौन सा होगा, या इसमें अगर हम बात करें लुईस एसिड कैरेक्टर का तो कौन सा वाला सबसे ज्यादा लुईस एसिड होगा। बताओ कौन बच्चा बता रहा है लुईस एसिड कौन सा है, बताओ भाई साहब, इसमें लुईस एसिड कौन सा है, बिल्कुल सही है, लुईस एसिड का ऑर्डर क्या होगा इसमें, Bi3। लुईस एसिड सबसे ज्यादा कौन सा होने वाला है। अब देखो इसमें होता क्या है कि मान लो इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है 2p1 और इसकी होती है 2p5, इसकी 2p1 और इसकी है 3p5, इसकी है 2p1, इसकी कितनी हो जाएगी 4p5, इसकी कितनी है 2p1 5p5। अब आप लोग देखिए कि इसमें ना बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, लेकिन हो कितने रहे हैं 6, हो रहे नहीं हो रहे, इसमें 6 हो रहे हैं, तो इसका कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है p, समझ रहे हो ना। अब ये किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एप से, समझ रहे हो ना आप लोग। अब ये एप से जब ले लेगा तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग बेसिकली। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से देखो क्यों ले लिए इसने, यहां पे ना इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों की सेम है, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई है, जबकि इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो बताओ सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन बना रहेगा, Bi3, और Bi3 बना रहेगा तो कौन सा होगा, वो लुईस एसिड होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अब भूल मत जाना, कहने का मतलब यह है कि अब BF3 नहीं लगाना है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। अब बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आ गया तो BF3 को लगाना है, और अगर मान लो लुईस एसिड का ऑर्डर आया तो Bi3 को लगाना है। हाँ जी समझ में आ गया। चलो देखो, एक हमारे पास हम इलेक्ट्रोफाइल कर रहे हैं, पहली चीज पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। दूसरा, बेकेंट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल होते हैं, उसमें भी हम लोग उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे बेकेंट डी ऑर्बिटल की बात करें तो लाइक दिस, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बेकेंट डी ऑर्बिटल के केसेस हैं। तीसरा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, स्पीसीज या एलिमेंटल फॉर्म। मान लीजिए कहीं पर भी एलिमेंटल फॉर्म है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो यहां पे ओजोन बना। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कौन सा लुईस है, कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है, तो जो लुईस एसिड है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और जो लुईस बेस है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब इसमें लुईस एसिड कौन सा बताओ, तो मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंटल फॉर्म को हम उसका इलेक्ट्रोफाइल ही बोलेंगे। अगला वाला, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज। मल्टीपल बॉन्ड स्पीसीज की अगर हम लोग बात करें
तो उसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई CO2 है, इसकी RS बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड हुए। अब मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सेंट्रल एटम पे क्या आ गया, बेसिकली पॉजिटिव। अगर सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव आ जाता है तो ध्यान रखना दैट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। एक और चीज, जैसे मान लो SO3 है, अब SO3 में जो सेंट्रल एटम है उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बस इतने ही होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कितने हो गए हमारे पास, 4 टाइप्स के हो गए। नंबर 1 बताओ कौन सा है? हाँ, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा, चौथा मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट कल करेंगे, और ये बैक टू बैक इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और कोऑर्डिनेशन वाली को देखेंगे। रीजन क्या है उसका कि ना जब बच्चे आना शुरू होंगे धीमे धीमे तो फिर देखेंगे एक बार के लिए, है ना। इवनिंग की नहीं रखेंगे, केवल मॉर्निंग की रखेंगे। तो कल कराते हैं आपको और वो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो कल करते हैं इसका न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट।